नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखे लहजे और इसी के साथ साथ अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। तो आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक कि भाई क्या नया हुआ है, घर के बाहर की कहानी क्या है, और पल पल की हलचल के साथ हर खबर सीधे होगी आपके मतलब की। तो चलिए इसी के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो दिल्ली में दो समस्याएं सोनाली सबसे ज्यादा है, एक तो पोल्यूशन और एक ठंड, इन दिनों जिसका एक सीधा असर पड़ रहा है दिल्ली के लोगों पर। बात अगर करें पोल्यूशन की तो भाई ऐसा लगता नहीं है कि कोई राहत एयर क्वालिटी इंडेक्स में है, क्योंकि कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें, थोड़ी राहत प्रदूषण में जरूर थी, लेकिन अब एक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स है और इसका सीधा मतलब ये है कि लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ठंड है तो वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन है, जो कि लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और ठंड के साथ प्रदूषण का क्या लोगों को और ज्यादा परेशान करते सुना। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप, क्योंकि एक तरफ प्रदूषण, और आज तो दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं बसंत जहाँ पर AQI 300 के पार है। अब 2-3 दिन हालांकि राहत रही दिल्ली वासियों को, बट ग्रैब 4 तो पहले ही हटाया गया था, फिर ग्रैब 3 हटा दिया गया। लेकिन अब उसके बाद फिर से आज देखा गया है कि AQI का स्तर बढ़ा है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है। अब दिल्ली वासियों की परेशानियां तो बढ़ी हुई है और इसी के साथ साथ कड़ाके की ठंड दोहरी मार झेल रहे हैं दिल्ली वाले। और बात अगर पोल्यूशन को लेकर करें ना सोनाली, तो अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि हम सोचते तो हैं कि थोड़ी राहत मिल जाए, पोल्यूशन थोड़ा कम हो तो हम सोचें कि बाहर निकलें, एंजॉय करें, लेकिन पोल्यूशन में कोई राहत ही नहीं है। वीकेंड पर हालांकि देखने को मिला पोल्यूशन का लेवल था 350 के पार, अभी फिलहाल 300 के पार पहुंच चुका है। अब हल्की सी गिरावट है, लेकिन ये भी एक विडंबना ही है राजधानी दिल्ली में कि पोल्यूशन में जब सुधार होता है तो भी वो खराबी कैटेगरी में दर्ज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर 350 से वो 300 पर आ चुका है तो भले ही हम ये कहते हैं कि हवा बेहतर हुई है, लेकिन हवा का वो बेहतर होना भी वो हवा खराब की श्रेणी में ही रहता है। ये भी एक अलग ही विडंबना दिल्ली की रहती है। और हालांकि ये पोल्यूशन, मुझे लगता है ना कि अब दिल्ली में पोल्यूशन का भी एक मौसम बन चुका है। जैसे अलग अलग हमारे देश में, क्योंकि 16 ऋतुएं होती हैं, अलग अलग मौसम अलग अलग कहानी कहता है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में पोल्यूशन एक मौसम बन चुका है जो आएगा, अक्टूबर में टैप करेगा और सीधे तौर पर मार्च तक आपका साथ निभाएगा जब तक सर्दियां रहेगी। तो अब सर्दी के साथ साथ मुझे लगता है कि दिल्ली वाले बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं बिल्कुल सर्दियाँ। और अब एक आम धारणा होती है ना, वो बन चुकी है कि अब सर्दियाँ आ रही है तो उसके साथ साथ पॉल्यूशन तो आना तय है, और इसी के साथ साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। जिस तरीके से देखते हैं कि बच्चे कभी हाइब्रिड मोड पे जाते हैं उनकी स्कूलें, और कभी वो स्कूल जाते हैं, और इसी के साथ साथ ठंड तो है ही है। और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि बुजुर्ग क्या होता है बसंत की, वो दिन भर घर पे बैठे होते हैं। मॉर्निंग के टाइम में वो वॉक के लिए निकलते हैं, शाम के टाइम में निकलते हैं, तो उनका भी रूटीन ऐसा हो जाता है कि वो घर के अंदर ही रहते हैं। और जो ऑफिस वाले लोग हैं, अब ऑफिस से आने के बाद सोचते हैं कि बाहर घूमने जाएंगे, वो भी नहीं जा पाते क्योंकि प्रदूषण ही इतना है। अब पिछले दिनों देखा गया था किस तरीके से कई ऐसे इलाके थे जहां पर AQI 500 के पार तक पहुंच गया था। अब जिसके बाद राहत मिली, फिर ग्रैब 3 हटा दिया गया, अब एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो एक बार फिर से परेशानी। कहीं इस बार भी AQI 500-600 के उधर पार ना पहुंच जाए, हो भी सकता है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। ये तो खैर एक बहुत बड़ा नंबर हो गया 500-600, लेकिन अभी फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार। हाँ। लेकिन ये भी एक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप जाएंगे बिना मास्क के और आप हवा में सांस लें, ये भी कोई एक ऐसा नंबर नहीं है। अब होता ये है ना कि कहीं जब हम बात करते हैं मास्क लगाने की, तो युवा इसलिए मास्क नहीं लगाते, उनको लगता है उनका फैशन खराब ना हो जाए, और लड़कियां इसलिए मास्क नहीं लगाती हैं उनका मेकअप खराब ना हो जाए। क्या आपको लगता है ऐसा? हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेकअप की वजह से या फिर फैशन की वजह से, या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप मास्क बहुत ज्यादा लगाते हो तो सांस लेने में आपको अंदर तकलीफ होती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब भी मैं मास्क, हालांकि मैं इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि बस दम घुटने लगा है, अब बस मास्क हटा दूं,
फ्रेश एयर इंडोर्स में, लेकिन फ्रेश एयर भी कहाँ ही है। फ्रेश एयर तो कहीं है नहीं। अब आप एयर प्योरीफायर आपके घर लगा हो तो एक बात अलग है भाई, लेकिन तो अदरवाइज आप फ्रेश एयर ये मत सोचिए कि दिल्ली में आपको कहीं फ्रेश एयर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बताया कि अभी फिलहाल क्या कंडीशन देखने को मिल रही है पोल्यूशन को लेकर, लेकिन पोल्यूशन एक ऐसी अकेली वजह नहीं है जिससे दिल्ली वाले परेशान हैं, फिर हम परेशान हैं। इसी के साथ एक और चीज है, अब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मुश्किल इसलिए क्योंकि रजाई से कंबल से बाहर निकलते हैं तो ठिठुरन महसूस होती है, वो तो घर में, उसके बावजूद भी। और पिछले 3-4 दिनों से तो ये हो रहा है कि आप अगर टी शर्ट में सो रहे हैं तो उसके बावजूद भी आपको ठंड लग रही है। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री तक पहुंच चुका है, गिर चुका है। सुबह होते ही राजधानी के आसपास और राजधानी में कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर लगातार देखी जा रही है और हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी बेहद ज्यादा कम है। बिल्कुल, जिसकी वजह से सड़क, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित है। और दिल्ली IGI एयरपोर्ट की तरफ से तो लोगों से ये अपील भी की गई है कि अगर आप घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार अपना स्टेटस ज़रूर चेक करके निकले, कहीं आप फंस न जाएं। तो उससे बेहतर है एक बार अपना स्टेटस चेक करें आप अगर फ्लाइट से कहीं जाना चाह रहे हैं तो। हाँ। और उसके बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ऑपरेशंस में जो है धुंध और कोहरे की वजह से बाहर विजिबिलिटी कम है, जिसकी वजह से ऑपरेशंस जो हैं वो आगे पीछे देरी के साथ चल रहे हैं। तो एक बार आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो और ठंड का तो असर ये है कि हर तरीके का यातायात प्रभावित है। आप रोड पर बात कर लें तो रोड पर आपको तो पता ही होगा कि जब आप गाड़ी चलाते होंगे तो 40-50 को क्रॉस करती नहीं है गाड़ी, अगर इंटेंस फोग हो तो। और उसके बाद अगर बात आप रेलवे की कर लें तो रेलवे तो भाई चली घंटों, ट्रेन लेट चल रही है, अब घंटों से लेट चल रही है। क्योंकि अब जब आप रेलवेज की बात करते हैं, जब ठंड का मौसम आता है तो लोग एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलते हैं ऑलरेडी, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेन लेट होगी। और जब 6 से 7 घंटे से ज़्यादा ट्रेन लेट हो जाती है तो ट्रेन कैंसिल भी हो जाती है, वो एक अलग परेशानी। और एयरवेज में हम देखते हैं कि फ्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिल, ये मौसम के ऊपर लगा रहता है और ये तमाम परेशानियां होती हैं। अब एक तरफ कड़ाके की ठंड है, लोगों ने गर्म कपड़े पहनना तो शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब अगर लोगों को ठंड लग रही है तो मुझे लगता है कि थोड़ा क्वालिटी वाली जैकेट आपको ले लेनी चाहिए। बाजारों में जाए, थोड़ा शॉपिंग करें, क्योंकि थोड़ा ठंड कम लगेगी फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बसंत, कभी आप के साथ ऐसा हुआ है कि आप ट्रेन के लिए बैठे हों और 6, 7, 8 घंटे तक रेलवे स्टेशन पे ही इंतजार कर रहे हैं? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है और ये हुआ था पिछली सर्दियों में, जनवरी की बात है। महाकुंभ के लिए निकलना था कवरेज के लिए और उस दौरान ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। और पहले ये तय हुआ था कि ट्रेन जो है वो सही समय पर आएगी, ये तय था। लेकिन स्टेशन पर जाते हुए आप फिर कब ट्रेन 5 घंटे 6 घंटे, और पिछली बार तो देखा भी ये गया था महाकुंभ में कि ट्रेन इतनी लेट हो रही थी कि स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी आपको देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सोनाली आप ये जानकारी दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये जानकारी जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। बिल्कुल बसंत, तो आज दिल्ली ने वित्तीय इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक MOU साइन किया है, जिससे राज्य की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब RBI दिल्ली का बैंकर, ऋण प्रबंधक और साथ ही साथ वित्तीय एजेंट बनेगा, जिससे अतिरिक्त नकदी का स्वचालित निवेश और कम ब्याज दर पर बाजार से उधारी और अल्पकालिक जो तरलता है उसकी सुविधा सुनिश्चित होगी। आम शब्दों में अगर बात करें तो दिल्ली का एक रुपया वो अब सही जगह पर लगने वाला है, पैसा वेस्ट नहीं होगा। यह समझौता हुआ है दिल्ली को अन्य राज्यों के समान पूर्ण RBI बैंकिंग ढांचे से जोड़ता है। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है, मार्केट से उधारी केवल पूंजीगत व्यय में लगेगी, जैसे यमुना की सफाई, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य हो गया, परिवहन अवसंरचना हो गया, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर तय करना परिवहन का किस तरीके से क्या रहेगा यातायात को लेकर। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिल्ली का एक रुपया अब अच्छी जगह पर लगने वाला है। आसान शब्दों में अगर आप समझेंगे तो ये जान लेना आपके लिए काफ़ी है कि जो ये MOU साइन हुआ है ना RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ दिल्ली सरकार का, इसके माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि सबसे पहले तो जो पैसा उपलब्ध हो वो कम ब्याज दरों पर हो, और जो पैसा उपलब्ध होगा वो केवल विकास कार्यों में खर्च होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं। अब इससे न केवल वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी कि भाई कहाँ पैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, और बल्कि दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय तक आर्थिक विकास और साथ ही रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो
आपकी नौकरी भी इसमें लग सकती है। दिल्ली सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ ये ऐतिहासिक एमओयू जो साइन किया है, अब इससे वित्तीय प्रबंधन को लेकर क्या फायदे होंगे वो आपको हम बताते हैं आसान शब्दों में। सोनाली, शुरुआत करें। तो देखिए, अब आरबीआई दिल्ली का बैंकर, ऋण प्रबंधक और इसी के साथ साथ वित्तीय एजेंट होगा। और जब हमारे पास कोई एजेंट होता है तो हमें उतनी टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है कि भाई पैसे की दिक्कत आ रही है, थोड़ा हमें पैसे की जरूरत है, ये वो चीजें, ये तमाम चीजें होती हैं। अब जब एजेंट होगा आरबीआई, अगर आरबीआई आपका एजेंट है जो कि सीधा तौर पर आपको हेल्प कर रहा है किसी चीज में, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बसंत आप। इसी के साथ साथ अतिरिक्त नकदी का स्वचालित निवेश होगा, जिससे ब्याज आय बढ़ेगी और साथ ही साथ धन निष्क्रिय नहीं रहेगा। और बात अगर करें तो यहाँ पर वेजेंट मीन्स एडवांस व स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटी से कम लागत पर अल्पकालिक तरलता मिलेगी। और साथ ही अब पहली बार लगभग 7% ब्याज दर पर खुले बाजार से उधारी संभव होगी। पहले 12 से 13% चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ये थोड़ा कम होगा, जिससे सीधा लाभ अब दिल्ली सरकार का होने वाला है। दिल्ली अब अन्य राज्यों की तरह पूरे तरीके से आरबीआई बैंकिंग ढांचे से जुड़ चुकी है। और अब बात अगर करें तो उधारी की राशि केवल पूंजीगत व्यय में लगेगी, जैसा कि हमने आपको बताया। जो विकास कर रहे हैं वो यमुना सफाई, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य परिवहन के साथ साथ सड़कों में निवेश, ये तमाम चीजें। तो चलिए, ये सुधार जो है वो पारदर्शिता को और बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो भी चीजें जो एमओयू साइन है, उससे जो दिल्ली के विकास कार्य जैसे यमुना, सड़क और इन सारी चीजों पर वो पैसे जो हैं वो लगाए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भाई। और दिल्ली जल बोर्ड की सूचना देखने को मिले, पानी की सप्लाई अब बाधित कई इलाकों में देखने को मिली है और ये एक समस्या के रूप में भी कई इलाकों में देखने को मिला। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया है। और क्या अलर्ट है, आप एक बार प्लीज बता दीजिए। तो देखिए, जानकारी के मुताबिक, जो जानकारी सामने आई है बसंत, उसके मुताबिक हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली एक पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। लाइन की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन उससे अब पानी की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दिल्ली जल बोर्ड का इस पर कहना है बसंत कि प्रभावित इलाकों में 8 जनवरी 2026 की सुबह तक पानी की आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। तो देखिए, कहां पर ये जल संकट है बसंत, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल। और रिठाला AC 06, सेक्टर 16 रोहिणी, सेक्टर 17 रोहिणी, और इसके अलावा बात अगर करें तो सरदार कॉलोनी, अमर ज्योति कॉलोनी, यहाँ पर जल संकट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि जैसा कि मेरी सहयोगी सोनाली ने बताया कि एक जो वाटर पाइपलाइन है वो अब बाधित हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और अभी फिलहाल क्योंकि मरम्मत कार्य चल रहा है, तो सीधे तौर पर अब पानी की जो आपूर्ति है वो तो बाधित होगी ही, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब रोहिणी AC 13 की बात अगर कर लें तो वहीं अब सेक्टर 15 है रोहिणी, सेक्टर 18 है और सेक्टर 19 है रोहिणी का। इसके अलावा शाहबाद, दौलतपुर, सैमापुर, बादली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, 2 और फेज 3, इन इलाकों में भी पानी की जो आपूर्ति है वो बाधित रहेगी। सोनाली, बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें तो सीरजपुर, सूरज पार्क, राजा विहार के आसपास क्षेत्रों में भी पानी की दिक्कत हो सकती है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील भी की है कि पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें, थोड़ा इस्तेमाल करें और अपना थोड़ा देख लें 2 से 3 दिन के लिए। क्योंकि 8 जनवरी तक उम्मीद जताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि 8 को आई जाएगी, उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी ये जो वक्त है उसमें आप थोड़ा ही पानी इस्तेमाल करें, यही कह सकते हैं। यही हमारी भी अपील है और दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी लोगों से यही और अपना थोड़ा एस्टिमेट बैठा लें। आम बोलचाल में तो यही होता है कि भाई 8 तारीख से पहले थोड़ा सोचिए मत, क्योंकि 8 तारीख तक ये दिक्कत है, तो आप अपना देख लीजिए किस तरीके से आपको क्या करना है। तो आपको पानी खरीदना पड़ सकता है पानी पीने के लिए, और ये तमाम चीज़ें जो आपको सामना करना पड़ सकता है जो आप अगर इन इलाकों में रहते हैं जो हमने आपको बताएं। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में राजनीतिक तौर पर चल रहा है भाई विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल शुरू हुआ, कल हंगामा हुआ। और जब मिडिल क्लास मैन बात करता है राजनीति की, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, तो उनको सीधा यही समझ में आता है कि चर्चा, हंगामा, इसके अलावा और ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को यानी कि आज प्रश्नकाल होगा और इस दौरान कई अहम विधेयक और कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो है CAG की वो पेश की जाएगी। अब साथ ही बात करें यहाँ पर CAG रिपोर्ट्स और फांसी घर विवाद को लेकर भी मामला सदन में आज उठाए जाने की संभावना है। और इसी के साथ साथ सदन में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो विपक्ष के तौर पर भी मतलब उठाए तो जाएंगे और साथ ही साथ विरोध भी, क्योंकि कल भी हंगामा देखने को मिला था बसंत, जिस तरीके से प्रदूषण के मुद्दे पर सभी आप विधायक जो हैं वो परिसर के बाहर
उन्होंने प्रदर्शन किया, मास्क लगाकर पहुंचे थे, प्रदर्शन किया गया था उनकी तरफ से। तो वैसे आज भी देखने को मिल सकता है हंगामा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, आज भी हंगामा देखने को मिलेगा। और जो सियासी पंडित है वो भी इस बात के कयास लगा रहे हैं कि भाई आज भी यानी कि दूसरे दिन ये जो है वो कार्रवाई पूरी तरीके से बाधित हो सकती है अगर हंगामा ज्यादा हुआ। क्योंकि कल हमने यही देखा, जैसे ही शुरुआत हुई राज्यपाल माफ कीजिए उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी ने विरोध करना शुरू, आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को तुरंत जो है वो 3 दिन के लिए विधानसभा से निष्कासित कर दिया गया। और आज हो सकता है कि पोल्यूशन को लेकर गोलबंदी यहाँ पर दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक अब के बाद बहुत ज्यादा अग्रेशन में है। क्योंकि कल जब हमने देखा विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो पहुंचे मास्क लगाकर विधानसभा में, और सीधे तौर पर यही संकेत मिलता है कि भाई पोल्यूशन का मुद्दा एक बहुत ज्यादा विधानसभा में रहने वाला। मुझे लगता है कि ये उठना भी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन तो एक ऐसी चीज है भाई, अगर विधानसभा में डिस्कस ना हो तो मुझे लगता नहीं है कि विधानसभा पूरी नजर आएगी, दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, क्योंकि आम जनता के मुद्दे ही तो उठते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि प्रदूषण से ज्यादा कोई जनता के हित का मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वसंत, जहाँ पर आप सांस लेना तो सबका अधिकार होता है, आप सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो और क्या बुरी बात हो सकती है। वो तो है। अब देखिए ना सोनाली, आप भी टैक्स भर रही हैं, मैं भी टैक्स दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर साफ हवा में सांस लेने की नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ सोचना चाहिए। हालांकि सरकार सोच तो रही है, कदम भी उठा रही है, लेकिन किसी भी काम का रिजल्ट मिले ना मिले वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके एफर्ट्स तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आपके एफर्ट्स जब मायने रखते हैं जब उसका कोई आउटपुट मिले। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो वहीं अब पश्चिमी दिल्ली अब बिना नियमों के पालन के यहाँ पर जो ई रिक्शा खड़े रहते हैं पश्चिमी दिल्ली में, वो अब जाम का कारण बन गए। अब बिना नियमों का पालन करे जो ई रिक्शा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं, कभी इधर से निकलना कभी उधर से निकलना, कोई लाइन को फॉलो नहीं करना है। इससे आम लोग परेशान हो जाते हैं, आम जो लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं वो परेशान, बाइक पर जो लोग निकलते हैं वो परेशान हो जाते हैं। अब कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर ई रिक्शा जाम का कारण बन जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए बसंत, उत्तम नगर है, द्वारका है, नवादा है, जनकपुरी है और इसके साथ साथ राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से रोजाना जाम लग रहा है। दफ्तर जाने वाले, ऑफिस जाने वाले जब सुबह निकलते हैं तो ई रिक्शा का लंबा जाम देखने को मिलता है, टाइम से वो पहुंच नहीं पाते। स्कूल बस वहां से गुजरती है, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाते हैं। अब ऐसे में वहां पर ट्रैफिक जाम की वजह से वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आसपास बहुत सारे अस्पताल भी होते हैं जिसकी वजह से अब एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी होती है, जिसकी वजह से मरीजों को भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं ई रिक्शा की वजह से और लंबा जाम लगता है। और ई रिक्शा वाले तो इतने ऐसे होते हैं कि वो हटते भी नहीं है, अगर उनको कहो कि आप हटो वो आपको 4 बात सुना देंगे लेकिन वहां से हटेंगे नहीं, उनकी ये परेशानी है। बिल्कुल, और उनकी परेशानी नहीं है बल्कि ये लगता है कि हमें हमारी परेशानी है ये। और इस पर जो है वो जो कड़े नियम है वो लगाने चाहिए, क्योंकि चलिए ठीक है, देखिए आजीविका कमाने का अधिकार सबका होता है, सब अपनी आजीविका कमाते हैं किसी न किसी तरीके से। अगर कोई ई रिक्शा चलाता है तो वो उसकी आमदनी का स्रोत है। और लेकिन ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि चलिए ठीक है आप ई रिक्शा चला रहे हैं, आपको हक है, आप जिस तरीके से चलाएं, और लेकिन नियमों की अनदेखी ना करें। आप नियमों की अनदेखी करते हैं आप ताकि आपकी आजीविका बेहतर हो सके, लेकिन वो दूसरे परेशान हो रहे हैं उसकी वजह से, ये कोई सेंस क्रिएट नहीं करता है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासनिक जो अधिकारी हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस जो है उन्हें थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। और देखने को ये मिलता है वहां पर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पुलिस होती भी नहीं है। ई रिक्शा चालक जो हैं वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और एक के बगल में एक खड़े रहते हैं और पीछे लंबा जाम लग जाता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कितना लंबा जाम पीछे लग चुका है, उन्हें बस अपनी 4 सवारी बिठानी है, 5 सवारी बिठानी है, जब तक चाहे उन्हें 15 मिनट वहां पे खड़ा रहना पड़े, पीछे से आप हॉर्न बजाते रहिए, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। तो इस पर थोड़ा काम होना चाहिए कि ई रिक्शा चालक जो है वो अच्छे तरीके से अपनी कमाई तो करे, लेकिन नियमों की धज्जियां ना उड़ाए, आप जाम का कारण मत बनिए। तो एक ये चीज जो है वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जिस पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को सोचना चाहिए। तो अब बात करते हैं अब इंटरनेशनल एक खबर की, क्योंकि हमें ये पता है कि अमेरिका ने किस तरीके से वेनेजुएला को लेकर अटेम्प्ट किया, उसके बाद मादुरो को वहां से उठाया, उनकी पत्नी को उठाया और न्यूयॉर्क में जेल में डाल दिया है। अब उन पर सीधे तौर पर ड्रग तस्करी का केस अमेरिकी अदालत में चलेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ये कहा कि अगर भारत रशिया के साथ लगातार अपनी तेल की खरीद को लगातार जारी रखता है तो
इससे अमेरिका के साथ जो है आने वाले समय में खटास का सामना भारत को करना पड़ सकता है। और उस खटास का सीधा मतलब क्या है सोनाली, आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस खटास का कारण टैरिफ तो इस बार भी टैरिफ ही बनेगा और टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, जो देश के लिए कहीं ना कहीं बुरी खबर है। और जिस तरीके से हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम की तारीफ भी की है, लेकिन तारीफ का क्या मतलब है जब आप टैरिफ बढ़ा दोगे, कोई मतलब नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। और अमेरिका का तो नेचर हमेशा से रहा है कि अगर भारत की नजदीकियां रशिया के साथ बढ़ती हैं तो वो न केवल भारत की नजदीकियां रशिया के साथ बढ़ाता है, बल्कि अमेरिका की चिढ़न को भी बढ़ा देता है। अब भारत के रूसी तेल इंपोर्ट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हुए नजर आए कि भाई भारत हमें खुश करना चाहता है। अब भारत अमेरिका को खुश क्यों करेगा? जाहिर से चलिए ठीक है, आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, जिस तरीके से अमेरिका भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत भी आज के समय में अमेरिका की एक बहुत बड़ी नीड है, क्योंकि भारत डेवलपिंग नेशन है जिसकी तरफ आज सब देख रहे हैं कि भारत का रुख क्या है। अब आप सोनाली ये अगर देखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि आने वाले समय में अगर टैरिफ आप बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है यूरोपियन कॉरिडोर हमारे लिए पूरा का पूरा खड़ा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो इस पर थोड़ा विचार करने लायक है। तो चलिए बसंत, इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। और अगर हमारे दर्शक बुक लवर हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका इंतजार जो है अब खत्म होने वाला है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला यानी कि 2026 जल्द ही शुरू होने वाला है, और इस जो बुक फेयर है उसमें आप जा सकते हैं। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 10 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप बुक लवर है, किताबें आपको पसंद है और आप जा करके वहां पर एक साथ 10, 20, 30 जितनी भी मनचाही पुस्तकें हैं, किताबें हैं, आप वहां पर जा करके ले सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं कि अलग अलग पुस्तक जो नए नए आ रहे हैं उनको जा करके देखें एक बार और उसके बाद वो खरीदते हैं। तो अच्छी बात है कि वो जाएं, देखें, घूमें और उसके बाद बोले। आपको पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है। मैं 2 बार गई हूँ बुक फेयर। आप गए हैं कभी? बुक फेयर में एक बार गया हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि बुक फेयर में जाने वालों की कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी होती है जिन्हें बुक पढ़ना बहुत पसंद है, जो अगर एक किताब को शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन में उस किताब को खत्म कर देते हैं। उनके अंदर एक पूरे तरीके से डेडिकेशन होती है। और एक दूसरी कैटेगरी वो होती है जो जाते हैं और बहुत आकर्षित लगने पर वो बुक परचेज करते हैं, उसके शुरुआत के 5 पेजों को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद उनको कुछ पता नहीं होता है कि वो बुक कहाँ पढ़ी है, कहाँ धुल पा रही है। एक वो कैटेगरी होती है। और एक तीसरी कैटेगरी मुझे लगता है कि जो टाइम पास के लिए जाते हैं कि हाँ भाई बुक फेयर में चलिए, ठीक है बुक फेयर लग रहा है तो चलिए थोड़ा घूमाते हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी है? आपकी कौन सी कैटेगरी, पहले आप अपनी बताइए। अभी फिलहाल मेरी आदत ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई बुक अगर शुरू की है तो हो सकता है कि मैं उसे थोड़ा डिले कर दूं, लेकिन जब तक पूरी न पढ़ लो उसे खत्म करने का मतलब बनता नहीं है। अगर आपने कुछ चीज़ शुरू की तो उसे खत्म जरूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ अब आपको बताते हैं सोने और चांदी के दाम। सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। 10 ग्राम सोने के दाम है आज 1,35,752 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के हिसाब से। चांदी के दाम है 2,36,599। अब चांदी हो रही है, सोना भी लगातार चमकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सोनाली बात अगर करें तो क्या कोई ऐसा प्लान है हाल ही में कुछ सोच रहे हैं आप सोना चांदी खरीदने का, या फिर केवल सोच ही नहीं? क्योंकि सोचने के तो देखिए पैसे लगते नहीं है। देखिए बसंत, मैं बहुत टाइम से सोच ही रही हूँ पर ले नहीं पा रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, घटने का तो नाम नहीं ले। क्योंकि देखिए चांदी किस तरीके से 2 लाख के पार है और सोना देखिए 1 लाख के पार। मैं तो सिर्फ सोच ही सकती हूँ और मुझे लगता है कुछ दिन के बाद सोचना भी मैं बंद ही कर दूंगी। नहीं, सोच तो आप हमेशा सकते हैं, क्योंकि देखिए सोचने के तो पैसे लगते नहीं, खरीदने के पैसे लगते हैं। आप सोचते रहिए। और चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोल्ड सिल्वर के दाम हमने आपको बताया, तो अब आपको बताते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम आपके क्षेत्र में क्या रहेंगे एनसीआर में अगर आप रहते हैं। तो अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आपको देनी होगी प्रति लीटर के हिसाब से 94 रुपये 77 पैसे, और अगर आज आप पेट्रोल पंप पर जाके डीजल भरवाते हैं तो 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से देने पड़ेंगे। और इसके अलावा सीएनजी के जो दाम है वो है 77 रुपये 09 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी में, नोएडा और गुरुग्राम के। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर। वहीं डीजल की कीमत की बात करें तो 90.03 प्रति लीटर है, और सीएनजी की कीमत की बात करें तो 85.70 पर
किलोग्राम के हिसाब से है। और वहीं अगर गुरुग्राम की कीमत की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 95.65 प्रति लीटर, डीजल की कीमत की बात करें तो 87.79 प्रति लीटर और सीएनजी की कीमत की अगर बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से हमने आपको बताया पेट्रोल और डीजल की कीमतें, तो चलिए इसके साथ चलते चलते आज का इतिहास आपको बताते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार किया था और साथ ही साथ आज भारतीय क्रिकेट के पूर्व कैप्टन, भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन कपिल देव का जन्मदिन भी है। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम के समाप्ति।